हमारे चैनल राजनीति साइंस पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पाठ 1 संविधान क्यों और कैसे पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा में हम दो विषय पढ़ेंगे। पहला कि संविधान क्या है और दूसरा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार या राज्य व्यवस्था कार्य करे। यहाँ पर राज्य व्यवस्था से अर्थ है वो व्यवस्था जो हमारे ऊपर राज करेगी, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है। समय की आवश्यकता अनुसार हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए जब हमारा संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। साथ ही संविधान लोगों को ये भरोसा भी दिलाता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन हुआ तो उन्हें न्याय मिलेगा। न्याय कैसे मिलेगा? न्यायपालिका देगी न्याय। अगर किसी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित रखा जाता है तो न्यायपालिका उस इंसान को न्याय दिला सकती है तथा उस इंसान को दंड दे सकती है जिसने ऐसा किया है। तो इस तरीके से संविधान हमें भरोसा भी दिलाता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ या फिर किसी ने बुनियादी नियम नहीं माने कि सबको जीवन का अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार, अगर कोई ये नहीं मानता है तो संविधान में ये प्रावधान भी है कि न्यायपालिका उसको दंडित करेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और हमें भरोसा दिलाता है। समाज के लोगों में ये विश्वास बना रहता है कि संविधान उनके लिए आवश्यक है और ज़रूरी है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान निर्णय लेने की शक्ति देता है। अब हमें पता है कि निर्णय लेने की शक्ति देता है, पर किसे देता है? क्या हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो? और साथ ही हमें ये भी बताता है कि सरकार कैसे बनेगी। अब बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उनके हिसाब से भी समझ लेते हैं कि पुराने सोवियत संघ में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ एक पार्टी को था। पूरे देश के अलग अलग लोगों के लिए एक पार्टी ही कानून बनाएगी। अब ये कैसे फेयर है? ये फेयर तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि प्राचीन यूनान में कैसे होता था। प्राचीन यूनान में कैसे होता था कि कोई भी मुद्दा होता था जिस पे नियम बनाने हैं, उस पे सीधा लोगों के उस मुद्दे पे डायरेक्ट लोगों के वोट ले लिए जाते थे। जिसको ज़्यादा वोट मिलते थे, अगर पक्ष में ज़्यादा वोट मिले हैं तो उस नियम को लागू कर दिया जाता था, और अगर विपक्ष में मिला है तो उस नियम को रद्द कर दिया जाता था। ये फिर भी हम कह सकते हैं कि ये ठीक है, पर ये ठीक उसी कंडीशन में है जहाँ पे छोटी जनसंख्या हो। भारत जैसे विशालकाय देश में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हर दिन नियम बनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करें, वोट दिलाए? ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया, बहुत कठिन प्रोसीजर हो गया। और हमें ये भी पता है कि लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। जनता द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, पर जनता कैसे लेती है? डायरेक्ट यूनान वाले प्रोसीजर से या फिर कैसे? तो संविधान हमें ये बताता है कि
अधिकतर कानून कौन बनाएगी? संसद। और संसद का गठन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर विशेष प्रक्रिया वही है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, वो संसद में जाएंगे और वो हमारी तरफ से नियम बनाएंगे। इसलिए संविधान का दूसरा काम ये है कि वो हमें बताता है कि निर्णय और निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी। तो संविधान ने हमें बता दिया है कि निर्णय निर्माण की शक्ति भारत में संसद के पास होगी। संसद में हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जाएंगे और हमारे लिए नियम बनाएंगे। तो संविधान का तीसरा काम है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाए। अब सीमा किस रूप में लगाए संविधान? तो उसके लिए हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनसे संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार चाहे किसकी भी बने, पर वो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं कर सकती। संविधान में ये प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि कोई भी सरकार कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती तथा ऐसे कोई नियम भी नहीं बना सकती जिनसे कि हमारे मौलिक अधिकार सीमित हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सरकार बना दी और अब वो ये कहती है कि तुम्हारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो उस सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए हमारे संविधान में ये बताया गया है कि कोई भी सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित या फिर हनन नहीं कर सकती या फिर उसको रोक नहीं सकती। अपने कानून तो बनाइए आप, पर मौलिक अधिकारों का हनन ना करें। इसीलिए हमारे मौलिक अधिकार किसी भी हालत में हमसे वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल या फिर इमरजेंसी लग जाए तो हमारे अधिकार हमसे वापस लिए जा सकते हैं। और संविधान में उन कंडीशनों को भी बताया गया है जिसमें हमसे हमारे मौलिक अधिकार वापस लिए जा सकते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों को एक तरीके से सीमित भी कर देता है। संविधान का चौथा कार्य है सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अब जनता की आकांक्षाएं क्या होती हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे लोगों को उस टाइम के नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय हमें बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं थी अपने समाज से, अपने नेताओं से, कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान जनता की आकांक्षाएं। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करना। न्यायपूर्ण समाज से हमारा मतलब है कि एक ऐसा समाज जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार होता हो, सबको न्याय मिलना चाहिए, सभी आराम से रहें, स्वतंत्र रहें। अब इतना सब कुछ करने के लिए हमारे संविधान को ये भी ज़रूरी है कि उस सरकार को कुछ शक्तियाँ दे। अब शक्तियों के रूप में फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नीति निर्देशक तत्व दिए। अब ये नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जिनसे हमारी सरकार, भारत की सरकार, राज्य के लिए और लोगों के लिए कुछ लोक कल्याणकारी कार्य कर सके। पर इन नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पे या फिर अगर सरकार इनके द्वारा काम नहीं करती या फिर नहीं मानती है इनको, तो हम इनके लिए कोर्ट में या फिर न्यायपालिका में नहीं जा सकते। अब उदाहरण के लिए हमें दूसरा संविधान भी दिया गया है, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया गया है कि साउथ अफ्रीका की हम हिस्ट्री जानते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रंगभेद था। अब जब नया संविधान बना तो वहाँ पर उस सरकार को इस योग्य बनाया गया कि अब वो नक्सलीय भेदभाव को मिटा सके या फिर रोक सके। और ऐसे हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि नागरिकों को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा मिले ताकि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान हमारी सरकार की शक्तियों को सीमित तो करता है, जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा, पर चौथे पॉइंट में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि संविधान सरकार को कुछ शक्तियाँ भी देता है जिससे वो जनता की भलाई, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और समाज में न्याय की स्थापना कर
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि संविधान किसी समाज की राष्ट्रीय बुनियाद की पहचान होता है। बुनियादी पहचान के लिए हमें कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है, जैसे कि हमने सहमत हो गए कि हम पे शासन कौन करेगा। ये लोकतंत्र है, लोगों का शासन होगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो संसद में जाएंगे और वो हम पे शासन करेंगे। हम इन सब बुनियादी नियमों पर सहमत होकर अपनी एक राजनीतिक पहचान बना लें। दूसरा कि संविधान हमें एक नियमों का ऐसा ढांचा देता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हम चाहते हैं, उन हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्वतंत्रता के दम पर हम अपने सभी लक्ष्यों को, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय करता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। संविधान हमें राष्ट्रीय पहचान तो देता है, हमें कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत करके हमें संविधान एक राष्ट्रीय पहचान देता है। पर जब हम नियमों के अंतर्गत रहकर अपने लक्ष्य और अपनी आकांक्षाओं को अपनी स्वतंत्रता के साथ प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।